So today we are in the chapter 5, that is mental disorder. We'll look at what are the causes of mental disorder and how the expression or symptomatology of mental disorder. So mental disorder, we have biopsychosocial model, that is the biological factor. What are the biological factor? जेनेटिक फैक्टर, मतलब आपका घर में फैमिली में किसी का प्रॉब्लम है तो आपको भी जेनेटिकली ये आपको इनहेरिट हो सकता है कि आपको भी मेंटल इलनेस हो. केमिकल इम्बैलेंस, दिस केमिकल इम्बैलेंस मीन्स ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर वी ऑल नो, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, दिस ऑल आर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन मेंटल इलनेसेस. तो इसमें अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको साइकेट्रिक इलनेसेस होता है. जैसे अगर आपको डोपामिन बहुत ज़्यादा होगा तो आपको साइकोसिस डेवलप्ड होता है. इन्फेक्शंस, अगर बचपन में इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, तो डेफिनेटली आपको ओसीडी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. ऐसा नहीं कि आपको होगा ही होगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहता है. दिस ऑल आर बायोलॉजिकल फैक्टर. ओके, ब्रेन डिफेक्ट और इंजरी, स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन इफ गेट्स इंज्योर्ड, तो डेफिनेटली उस एरिया जो चीज़ को कंट्रोल करते थे उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आएगा. प्रीनेटल डैमेजेस, जैसे बच्चा का जब डिलीवरी होता है, कोई बच्चा का हाइपोक्सिया होता है, रोते बहुत लेट से, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, तो ब्रेन का थोड़ा इस्चेमिक डैमेज होता है, तो इसमें भी आपको साइकेट्रिक इलनेसेस होने का चांसेस ज़्यादा है. अगर आप सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं, इसमें भी चांसेस ज़्यादा है. अगर आपका न्यूट्रिशन पुअर हो, आपका न्यूट्रिशन सही से नहीं हो रहा है, या फिर आपको एक्सपोजर टू टॉक्सिन है, तो आपको भी साइकेट्रिक इलनेसेस हो सकता है. नाउ वी नो बायोसाइकोसोशल, तो सेकेंड पार्ट इज द साइकोसोशल फैक्टर, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक childhood trauma or post emotional abuses, childhood abuses, loss of parents, neglect and poor ability to coping, all are the psychological factor. These contribute for mental illness. Now last is the environmental factor. Environmental factor starts from family, from the neighbors. If you have family problem, जो डिवोर्स होना, तो इसमें भी आपको दिक्कत होता है, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद फैमिली डिसरप्ट हो जाता है, जो फैमिली का नॉर्म्स होता है वो मेंटेन नहीं होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहता है. प्रॉब्लम विद द नेबर्स, अगर आपका नेबर्स बहुत वायलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो उसमें हमेशा आपको एक डर बना रहता है, तो उसमें भी आपको इस चांसेस है कि मेंटल इलनेस आपका डेवलप्ड हो. वर्क प्रेशर, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जो कि आप हैंडल नहीं कर पाते, तो इसमें भी होने के चांसेस होते हैं. डेथ और डिवोर्स, लिविंग इन पॉवर्टी, लो सेल्फ एस्टीम होना और एंग्जाइटी होना, सब्सटेंस एब्यूज होना, दिस ऑल आर फैक्टर फॉर मेंटल इलनेसेस. मेंटल इलनेसेस होने का चांसेस रहता है. तो इसमें हम लोग बात करेंगे साइकोपैथोलॉजी और सिम्टोमेटोलॉजी. एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग अगर थॉट के बारे में बात करें तो थॉट में भी प्रॉब्लम होता है. थॉट में बहुत सारा चीज़ में प्रॉब्लम होता है. थॉट का फॉर्म में प्रॉब्लम होगा, कंटेंट में होगा, स्टीम में होगा. हम इसमें बात करेंगे मोटर एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, जो हम लोग मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट में भी हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है. परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस जैसे हेलुसिनेशन होना, इल्यूशन होना, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. डिसऑर्डर ऑफ द मोड एंड इफेक्ट, मोड आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दैट इज डिप्रेशन आप जा सकते हैं, मेनिया में जा सकते हैं, बाइपोलर आपका हो सकता है, मेमोरी डिसऑर्डर हो सकता है. तो डेफिनेटली इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे. थॉट डिसऑर्डर का अगर हम बात करेंगे तो डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म ऑफ थॉट. फॉर्म मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ बात कर रहे हैं तो इसका एक फॉर्मेशन होता है, एक के बाद एक कनेक्शन होता है. अगर वो कनेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन मतलब 2-3 लाइनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, जो स्टोरी आप बोल रहे हैं इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. डिरेलमेंट क्या होता है, जैसे रेलवे ट्रैक है, ट्रैक चल रहा है, फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे ट्रैक में, फिर तीसरे ट्रैक में, मतलब एक लाइन शुरू किए, लाइन कंप्लीट करके दूसरा लाइन के साथ वो अलग ट्रैक में चले जाते हैं, फिर तीसरा में और अलग ट्रैक में चले जाते हैं. दिस इज कॉल्ड डीरेलमेंट. ओके, एंड वर्ड सलैड, दिस आर ऑल आर फॉर्म ऑफ thought disorder, form of thought disorder. Now that is content of thought is the delusion or obsession. delusion and obsession हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे. stream of thought इसमें आएगा. flight of ideas, मन में बहुत ज़्यादा विचार आता है. एक्चुअली stream को हम लोग दो डिवाइड करते हैं, एक होता है टेम्पो और एक होता है कॉन्टिन्यूटी. टेम्पो एंड कॉन्टिन्यूटी. टेम्पो के अंदर आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, क्लैंग एसोसिएशन, सर्कमस्टेंशियलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ स्पीच. एंड थॉट ब्लॉक्स इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी. मतलब जो बात करते हैं वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं थॉट ब्लॉक. ब्लॉक हो जाता है, एक ही आंसर बार बार देते हैं. आपका नाम क्या है?
मिस्टर एक्स, आपका पिताजी का नाम क्या है, मिस्टर एक्स, आपका घर कहाँ पे है, मिस्टर एक्स, द सेम आंसर ही विल गिव, दैट इज कॉल्ड थॉट ब्लॉक. Now we are talking about the delusion. Delusion is the part of the thought. Which part? This is the content of thought. This is the content of thought. Content of thought में delusion of persecution. Persecution में क्या होगा, उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि कोई हमको मारने का प्लान कर रहा है. कैसे प्लान कर रहे हैं, जैसे कोई एक लाल गाड़ी लेके आने का प्लान कर रहे हैं, दुकान में गए हैं, गाड़ी खरीदे हैं और उसी गाड़ी के अंदर बम फिट किए हैं, वो मेरा घर के अंदर रखेगा और ब्लास्ट होंगे, मर जाएंगे. नाउ ही हैज़ अ प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दैट द पर्सन विल किल हिम और डू समथिंग हार्म टू हिम. तो ये होता है डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन में क्या होता है, हमेशा खुद के ऊपर वो बना रहता है कि मेरे को क्षति पहुंचाएगा, हमको हार्म करेगा. दिस इज डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन. डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस मतलब कोई आदमी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे 4-5 आदमी एक ग्रुप बात कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, या फिर जो टीवी में जो न्यूज़ आ रहे हैं उनको लगेगा कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ये जो न्यूज़ है ये मेरे बारे में ही हमको फोकस करके कर रहे हैं, हम ही इसका टारगेट है. तो दैट इज डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस. नाउ डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन एंड रेफरेंस सीन इन केस ऑफ सिजोफ्रेनिया. सीन इन केस ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये सिजोफ्रेनिया में बहुत मिलता है. इनफैक्ट पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया इज द मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया जहाँ पे डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन रहता है. ओके, डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी. ग्रेंडियोसिटी मतलब मेरा बहुत पैसा है, मेरा बहुत पावर है, पोजीशन है, इसके बारे में बहुत ग्रेंडियोसिटी है. तो डेफिनेटली ग्रेंडियोसिटी कहाँ मिलेगा, ग्रेंडियोसिटी यूजुअली मिलता है मेनिया में, यूजुअली मेनिया में मिलता है. डिल्यूशन ऑफ गिल्ट, ग्रेंडियोसिटी का पूरा उल्टा, दैट इज मेनिया होगा, तो गिल्ट कहाँ पे होगा, डिप्रेशन में होगा. हमेशा लोग डिप्रेशन में ही खुद को दोषी साबित करते हैं. जब मेनिया में होता है, खुशी में होता है, तब कभी अपने के बारे में नेगेटिव चीज़ नहीं बोलता है. जब डिप्रेशन में होता है तब भी नेगेटिव चीज़ बोलता है और उसको बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ गिल्ट. डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी यूजुअली अल्कोहल में दिखाया जाता है. जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो लॉयल नहीं है. दैट इज डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी. ये बहुत सीरियस कंडीशन है क्योंकि उनको लगता है कि वो लॉयल नहीं है, किसी और के साथ उनका अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप है, तो हमेशा वो क्या कर सकते हैं कि दूसरा जो आदमी के बारे में वो सोच रहे हैं उस आदमी को मर्डर भी कर सकता है. तो डेफिनेटली डिल्यूशन ऑफ इनफिडिलिटी इज ए सीरियस कंडीशन. रिमेंबर, इट इज ए सीरियस कंडीशन. हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूशन मतलब उनका डिल्यूशन ऐसा है कि मेरे को कुछ ना कुछ बीमारी है. जैसे उनका हल्का सा हेडेक हुआ तो उनको लगेगा कि उनका ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर है, उसको डायग्नोसिस करना है, सीटी स्कैन करो, एमआरआई करो, सब नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कन्विंस्ड नहीं हो रहा है. दैट इज हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूशन. निहिलिस्टिक डिल्यूशन मतलब मेरे अंदर में कुछ अच्छा नहीं है, मेरा अंदर का जो बॉडी का ऑर्गन है, जो पार्ट्स है वो भी डैमेज हो चुका है, सब कुछ गंदा हो चुका है, सब कुछ जल चुके हैं, मतलब जिंदगी में और कुछ है ही नहीं. निहिलिस्टिक मतलब एवरीथिंग इज नेगेटिव. दैट इज निहिलिस्टिक डिल्यूशन सीन इन केस ऑफ सीवियर डिप्रेशन. सीवियर डिप्रेशन हर चीज़ में नेगेटिव इतना सीवियर डिप्रेशन में होता है. डिल्यूशन ऑफ डबल्स होता है. डिल्यूशन ऑफ डबल्स एक्चुअली 2 तरह का होता है, इसके बारे में आपको जानने का बहुत ज़रूरत नहीं है. एक है कैपग्रास सिंड्रोम, एक होता है फ्रीगोली सिंड्रोम. इसका मतलब है कि एक आदमी को देख के उनको लगता है ये आदमी नहीं है, ये दूसरा आदमी है. डिल्यूशन ऑफ डबल होता है. इतना ही आप समझ लीजिए, हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है. हेलुसिनेशन परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस है, मतलब कुछ नहीं होते हुए भी उनको लगता है कि कुछ है, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन. जैसे कोई साउंड नहीं है लेकिन हमको लग रहा है कोई हमको बुला रहा है या कोई साउंड मेरे कान में सुनाई दे रहे हैं. ये आउटर स्पेस से आता है, क्लियरली सुनाई देते हैं और हम इसको कोशिश करके भी बंद नहीं कर सकते हैं. अगर ये क्वालिटीज़ है, दिस आर कॉल्ड ट्रू हेलुसिनेशन. कभी कभी होता है कि मेरा मन में जो चल रहा है वही हमको सुनाई देते हैं और ये चाहे तो हम इसको बंद कर सकते हैं और ये बहुत क्लियर नहीं है, आउटर स्पेस से नहीं आता है, इनर स्पेस से आता है. दैट इज कॉल्ड स्यूडो हेलुसिनेशन. तो यू नीड टू रिमेंबर, हेलुसिनेशन इज द परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस. परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस, दैट कैन बी ट्रू, दैट कैन बी स्यूडो और फॉल्स. ट्रू हेलुसिनेशन आउटर स्पेस, कान से आएगा, पूरा क्लियर सुनाई देगा, मेरा कंट्रोल के बाहर रहेगा, हम चाहे भी इसको कुछ नहीं कर सकते हैं. तो ये ट्रू हेलुसिनेशन है. द ऑडिटरी हेलुसिनेशन, रिमेंबर इट इज द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन एंड मोस्ट कॉमनली सीन इन केस ऑफ सिजोफ्रेनिया. विजुअल हेलुसिनेशन जो कि देखने को कुछ अजीब सा चीज़ देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली है ही नहीं. तो ये विजुअल हेलुसिनेशन ऑर्गेनिक चीज़ में ज़्यादा मिलता है.
आप देखेंगे जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, एल्कोहलिक हेलुसिनेशन में ये बहुत कॉमन है, एल्कोहलिक में विजुअल हेलुसिनेशन। इनफैक्ट एल्कोहलिक जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है वो हर चीज़ छोटा छोटा देखते हैं, हर आदमी को छोटा देखते हैं, जिसको हम लोग लिलीपुट बोलते हैं। बचपन में हम लोग लिलीपुट का स्टोरी पढ़े थे, दैट इज कॉल्ड लिलीपुटियन हेलुसिनेशन, मतलब हर चीज़ को छोटा छोटा देखते हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, बॉडी में कुछ घूम रहा है इस टाइप का लगेगा, जैसे कोई क्या बोलते हैं इंसेक्ट वगैरह घूम रहे हैं, बॉडी में टच हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। जो कि एक्चुअली जो लोग कोकीन लेते हैं, कोकेन में ये बहुत मिलता है, तो कोकेन हेलुसिनेशन इज ऑल्सो नोन एज टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ओके, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, दिस ऑल्फैक्टरी स्मेल, गस्टेटरी टेस्ट, इसके बारे में आपको सिजोफ्रेनिया में मिलता है। ऑल्फैक्टरी गस्टेटरी मतलब उनको अलग सा स्मेल नहीं होते हुए भी उनको फील होता है, दैट इज ऑल अबाउट हेलुसिनेशन। नाउ व्हाट इज इल्यूशन? इल्यूशन हम क्या बोले थे, हेलुसिनेशन में क्या है, स्टिमुलस ही नहीं है फिर भी उसको सुनाई देता है या दिखाई देते हैं, और इसमें क्या है, स्टिमुलस है लेकिन स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे क्या होता है, जब अंधेरा रहता है, कभी जैसे कोई रोप पड़ा हुआ है तो उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये स्नेक है, तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है दैट इज कॉल्ड इल्यूशन, बिकॉज देयर इज स्टिमुलस, देयर इज ए रोप बट आई एम मिस इंटरप्रेटिंग रोप एज ए स्नेक, दैट इज इल्यूशन। अगर वहाँ पे रोप होता ही नहीं है फिर भी हमको दिखाई देता, देन दैट विल बी हेलुसिनेशन। अगर रोप है देन इट विल बी इल्यूशन। Now, mood disorder, we call about mania, we call about depression, and we call it in between these two is the bipolar. Okay, कभी खुशी कभी गम, that is bipolar. Now, mania में क्या होगा? mania में हम बहुत खुश हैं, मेरा मन बहुत खुश है, प्रसन्न है, तो इसको बोलते हैं यूफोरिया। अच्छा, मन भी खुश है और काम भी हम बहुत एक्टिवली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब आपका मूड भी ज़्यादा है, एक्टिविटी भी ज़्यादा है, देन वी कॉल इट इलेशन ऑफ द मूड। इलेशन ऑफ द मूड के साथ हमारा एक्टिविटी हमेशा बढ़ रहेगा। रिमेंबर, यूफोरिया ओनली मूड and elation is mode with activity। इसके बाद exaltation, exaltation with मोड तो मेरा अच्छा है, साथ में मेरा ग्रेंडियोसिटी भी है, मेरा पावर है, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे अभी मोदी से बात कर सकते हैं, हम चाहे अभी अंबानी को बोलेंगे तो लाखों रुपया करोड़ों रुपया दे देंगे, दैट इज ग्रेंडियोसिटी फीलिंग होगा, दैट इज एक्सल्टेशन। और इक्टेसी होता है ब्लिसफुल फीलिंग, मतलब दुनिया शांत है, इससे ज़्यादा खुशी दुनिया में कुछ है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड इक्टेसी। तो दिस ऑल अबाउट मूड इन केस ऑफ मेनिया। मेनिया में ये सब मोड हम लोगों को मिलता है। ओके, वी नीड टू रिमेंबर। जब हम लोग एसेस करेंगे हम देखेंगे कि इनका सिर्फ मूड ही बहुत हाई है, तो दैट इज यूफोरिया। अगर इल्यूशन में होगा तो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, एक्सल्टेशन में क्या होगा, ग्रेंडियोसिटी, वो अपने आप को खुद बड़ा साबित करेंगे, और एक्टेसी में ब्लिसफुल फीलिंग होगा। नाउ डिसऑर्डर ऑफ द मोटर एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर, हम लोग जो बिहेवियर करते हैं, कभी हम लोग एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं जैसे मेनिया में करेंगे, डिक्रीज एक्टिविटी होता है जैसे डिप्रेशन में होगा। कैटालेप्सी मतलब एक ही पोस्चर में, जैसे हम ऐसे रहा, जैसे अनकंफर्टेबल पोस्चर ऐसे है तो ऐसे है, तो हम बहुत देर तक ऐसे रोक सकते हैं और हमको कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कैटालेप्सी, यूजुअली सीन इन केस ऑफ सिजोफ्रेनिया। वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको जैसे भी तोड़ मरोड़ के आपको किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वॉक्स जैसा आप जैसे चाहे ऐसे आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। मैनरिज्म मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जैसे मैनरिज्म हमेशा आप देखेंगे वार्ड में बहुत सारे पेशेंट आपको देखते ही ऐसे करेगा, देखते ही प्रणाम करेगा, देखते ही प्रणाम करेगा, आपको पैर छोड़ेगा, मतलब दैट इज मैनरिज्म। एंड इकोलेलिया, जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोलेलिया। इकोप्रेक्सिया, जो हम करेंगे वो वही करेंगे, दैट इज कॉल्ड इकोप्रेक्सिया। दैट इज ऑल इमिटेशन एक्चुअली, मतलब जो हम बोलेंगे वो बोलेगा इकोलेलिया, जो हम करेंगे अगर वही कर रहे हैं देन इट इज इकोप्रेक्सिया। नेगेटिविज्म मतलब कोई स्टिमुलस हम देंगे, जैसे इसको नाम से बुलाएंगे या कुछ करने के लिए बोलेंगे, तो उस स्टिमुलस के बारे में उसको पता रहेगा कि हमको ये करने के लिए बोला गया है, लेकिन वो वॉलंटरली क्या करेगा, एक्टिव और पैसिव वे में उस चीज़ को अपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिविज्म। जैसे हम उसको बोलेंगे खाना खा लो, नाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग दैट हमको खाना खाने के लिए बोला गया है, नाउ ही विल रिफ्यूज टू टेक द फूड, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिविज्म। मेमोरी डिसऑर्डर, इन शॉर्ट हम लोग बात करेंगे मेमोरी डिसऑर्डर में। देखिए, मेमोरी डिसऑर्डर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इसको एमनेशिया बोलते हैं, मेमोरी भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस इज एमनेशिया। एमनेशिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है अल्जाइमर्स डिजीज है। ओके, अदर प्रॉब्लम भी होता है जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक
एमनेशिया होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद वो भूल गए क्या हुआ था नहीं हुआ था। आप सिनेमा में बहुत देखे होंगे डिसोसिएटिव एमनेशिया। एक आदमी अपना पूरा जो आइडेंटिटी है वो भूल जाते हैं और दूसरे जगह घूमते रहते हैं। डिसोसिएटिव एमनेशिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, ये सब होते रहते हैं। रिप्रेस्ड मेमोरी, जैसे कोई मेमोरी को हम लोग अनकॉन्शियसली क्या होता है सप्रेस कर देते हैं या फिर रिप्रेस कर देते हैं। सप्रेस हमेशा कॉन्शियसली करते हैं, रिप्रेस हमेशा अनकॉन्शियसली करते हैं। डिसोसिएटिव फ्यूगे मतलब मेमोरी भूल जाना और घूमते रहना। कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो अल्कोहल रेगुलर यूज़ करते हैं, इसमें विटामिन B1 का कमी हो जाता है। B1 का दैट इज़ थायमिन का कमी हो जाना। थायमिन का कमी हो जाने से ब्रेन का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद उनका मेमोरी गायब हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ओके, ड्रग इंड्यूस्ड एमनेशिया, डेफिनेटली कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी हम लोगों का मेमोरी गड़बड़ होता है। डिमेंशिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट आएगा, डिमेंशिया एंड डेलिरियम। रिमेंबर, डिमेंशिया इज ऑलवेज ए क्रोनिक डिसऑर्डर एंड इट इज ए सीरियस डिसऑर्डर एंड इट इज ए लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर। मतलब धीरे धीरे मेमोरी पावर कम होगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा, जो कि एक एज के हिसाब से जितना होना चाहिए इससे बहुत ज़्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया। टाइप्स ऑफ डिमेंशिया क्या होता है, हम लोगों को ब्रेन के दो पार्ट है ना, एक कोर्टिकल पार्ट मतलब ब्रेन का ऊपर वाला जो मोटा वाला पार्ट होता है, एक अंदर का पार्ट होता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोर्टिकल पार्ट। अगर इसमें डिमेंशिया हो रहा है, इसमें डैमेज हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कोर्टिकल डिमेंशिया। कोर्टिकल डिमेंशिया में क्या क्या होगा रे दोस्त, मेमोरी खराब हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोर्टिकल पार्ट है, हम लोगों का मेमोरी हो, लैंग्वेज हो, हम लोगों का थिंकिंग जो पावर है या फिर सोशल जो बिहेवियर है, वो सब चीज़ कोर्टिकल जो एरिया होता है, ब्रेन का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। तो जो भी डैमेज होगा कोर्टिकल वाला पार्ट, तो इस सब में गड़बड़ होगा। और अगर सब कोर्टिकल का अंदर वाला जो पार्ट है उसमें अगर डैमेज होगा, तो यूजुअली हम लोगों का क्या क्या दो चीज़ में, इमोशन एंड मेमोरी। इमोशनली डिस्टर्बेंस होगा। ऐसा कोई आदमी मिलेगा सडनली रोते हैं, सडनली हंसते हैं, तो इमोशनली आपको प्रॉब्लम होगा। मूवमेंट डिसऑर्डर होगा, जैसे पार्किंसनिज्म लाइक फीचर्स होगा, तो ये आपको डिमेंशिया में देखने को मिलेगा अगर इट इज कोर्टिकल सबकोर्टिकल। और एक दूसरा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डिमेंशिया का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या है, इसमें कोई कारण नहीं है, क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। जैसे हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट कॉज नॉट नोन, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी। जब कोई कारण पता नहीं चलता है, देन इट इज प्राइमरी। अगर कारण पता चलता है, देन वी कॉल इट सेकेंडरी टू दैट कॉज। जैसे प्रेशर के बारे में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज योर किडनी प्रॉब्लम। तो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है और आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, देन दैट हाइपरटेंशन विल कॉल सेकेंडरी हाइपरटेंशन, बिकॉज इट इज सेकेंडरी टू योर किडनी डिजीज। सिमिलरली आपका जो डिमेंशिया है, जो फॉरगेटफुलनेस, जो आप भूल जाते हैं, तो इसका जो मेन रीजन है, क्या रीजन है, प्राइमरी में नहीं जानते, सेकेंडरी में अगर आपका कोई भी ब्रेन इंजुरीज हुआ है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन डैमेज हो गए हैं, उसी के चलते आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेमोरी प्रॉब्लम हो रहे हैं, देन वी कॉल इट सेकेंडरी डिमेंशिया। रिमेंबर, डिमेंशिया का कारण क्या क्या होता है। डिमेंशिया का कारण बहुत सारे चीज़ में पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ कारण जैसे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, अगर आपका थायराइड प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ का अनकॉम्प्लिकेटेड हो, सोडियम पोटेशियम कम हो, न्यूट्रिशनल विटामिन डिफिशिएंसीज हो, डिफरेंट इन्फेक्शंस हो, आपका फीवर हो, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, जैसे मेनिंजाइटिस ब्रेन का जो कवरिंग है, एनकेफेलाइटिस जो पेरेन्किमा में इन्फेक्शन होगा, तो इट इज़ कॉल्ड एनकेफेलाइटिस। आपका पॉइजनिंग होता है, जैसे एक्सपोजर टू लेड, दैट इज़ द मेटल, इसमें अगर एक्सपोजर होगा तो इसमें होगा। ब्रेन में अगर हाइपोक्सिया होगा, एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन तो होता ही है, एंड डिप्रेशन, डिलीरियम, ये सब आपको मिलते रहेगा। ओके, ना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा डिमेंशिया में क्या क्या क्लिनिकल फीचर होता है। देखिए, डिमेंशिया क्या है, क्रोनिक प्रोसेस है, धीरे धीरे जाएगा, तो डेफिनेटली इसका सिम्टम्स ग्रेजुअली आएगा, एक एक करके बहुत 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद धीरे धीरे सिम्टम्स एक ग्रुप से अलग अलग ग्रुप में जाएगा। सीवियरिटी पहले कम रहेगा, फिर धीरे धीरे ज़्यादा होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फेमिलियरिटी, जो वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होगा, क्या बोलना चाहिए वर्ड नहीं आएगा, किसी का नाम याद नहीं आएगा, नेम्स, इसका अपॉइंटमेंट कब था वो भूल जाएगा,
नाउ डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग, स्विमिंग, ये सब में क्या है, एक्चुअली ये लर्नड प्रैक्टिस है ना, इसके लिए प्रैक्टिस आप किए हैं, सीखे हैं, लेकिन वो स्टोरी, वो जो मेमोरी जहाँ पे स्टोर हुआ था धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे। पर्सनैलिटी में चेंजेस होना, कन्फ्यूजन होना, ये सब अर्ली डिमेंशिया का होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट डिमेंशिया होगा, इस सिम्टम्स और थोड़ा सीवियर होगा। पहले क्या करते थे, पहले ड्राइविंग नहीं कर पाते थे, ड्राइविंग तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन अभी इंटरमीडिएट में धीरे धीरे डे टू डे एक्टिविटी, जैसे आपका ड्रेस पहनना, खाना बनाना, ये सब में भी आपको दिक्कत आने लगेगा। टॉयलेट खुद से नहीं कर पाना, तो ये सब बहुत दिक्कत आते हैं। स्लीप डिस्टर्ब होते हैं, आपको नया कोई मेमोरीज नहीं कर पाते हैं। डिसओरिएंटेशन, मतलब आप घर से बाहर जाते हैं लेकिन घर वापस घूम के घर नहीं आ पाते, क्योंकि घर कहाँ पे हो, आप ओरिएंटेशन आपका गड़बड़ हो जाता है। हेलुसिनेशन होना, एबनॉर्मल मूड होना, और सीवियर जब होगा हर चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। आपको हर चीज़ के लिए आपको असिस्टेंस का ज़रूरत होगा, आप चलने फिरने के लिए असिस्टेंस का ज़रूरत होगा, खाने पीने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत होगा। किसी का नाम तो छोड़िए, अपना नाम भूल जाता है, खुद का नाम भूल जाएगा, नाम क्या चीज़ होता है वो भी भूल जाता है। तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल आर सीवियर डिमेंशिया सिम्टम्स। ये सिम्टम्स होगा तो ट्रीटमेंट क्या है, क्यूर तो नहीं कर सकते, प्रिवेंशन इज़ बेटर। प्रिवेंशन ऐसा नहीं है कि ये सब करने से आपका पूरा प्रिवेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये करने से आपका डिमेंशिया धीरे धीरे होगा। जो आपको पहले होना था वो लेट से होगा, तो ये हम लोग कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशन एज वेल एज मेडिटेशन। ओके, नो क्योर बट यू कैन यूज आवर ब्रेन और वी कैन लूज इट। तो यूजुअली क्या है ना, हम लोगों को एक्टिव रहना है, हम लोगों को काम करते रहना है, रीडिंग करते रहना है, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करते रहना है। बोलते हैं फिश जो है इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मेमोरी को अच्छा करते हैं। एडिक्वेट स्लीप लेना, रिमेंबर ओवर स्लीपिंग, अंडर स्लीपिंग दोनों खराब है, दोनों में आपका मेमोरी गड़बड़ हो सकता है। और ये स्टडी में मिला है, अगर आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो आप डिमेंशिया से प्रिवेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है नर्सिंग केयर, आप क्या करेंगे। देखिए नर्सिंग केयर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द एसेस द पेशेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, पेशेंट का कौन सा है, प्राइमरी अर्ली डिमेंशिया फीचर्स है, इंटरमीडिएट है, या फिर सीवियर डिमेंशिया फीचर्स है। उसके हिसाब से आपको उनका प्रोग्रामिंग सब कुछ आपको टेलरिंग करना पड़ेगा, जैसा पेशेंट का कंडीशन है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आपको गिव फ्रीक्वेंट ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट और पेशेंट, बोलना पड़ेगा आप हॉस्पिटल में हैं, आप ये बेड है, ये यहाँ पे टॉयलेट है, आप टॉयलेट सुबह 6 बजे जाना है, हर चीज़ को जैसे एक रूटीन आपको बनाना है। 6 बजे आपको टॉयलेट जाना है, फिर प्रेयर पे जाना है, ब्रश करना है, हर चीज़ भूल जाता है, हर चीज़ को आपको देना होगा, कैलेंडर बना के देना होगा। कॉल द पेशेंट बाय द नेम, हाँ डेफिनेटली नेम बोलते आपको पेशेंट का नेम जितना भी लेंगे तो ये पेशेंट के लिए इजी होगा। फैमिली मेम्बर्स टू स्टे विद द पेशेंट, ये आपको इंश्योर करना होगा कि फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ही साथ में रहने से अच्छा है और थोड़ा सा फेमिलियर फेस होता है। अगर केयर टेकर होता है तो इसमें दिक्कत होता है। नेवर लीव द पेशेंट एलोन, क्योंकि एलोन रखने से कभी भी वो गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता है। जब आप जा रहे हैं तो आप उनको बेड के जो रेलिंग होता है, रेलिंग को ऊपर करके जाइए ताकि वो बेड से गिर ना जाए, क्योंकि सेकेंडरी इंजरीज आर वेरी कॉमन। रात को लाइट जला के रखिए, इसमें क्या होगा, ओरिएंटेशन में थोड़ा सा इजी होगा। वायलेंट पेशेंट को रेस्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेन करना भी सही नहीं होता है। आप फेस टू फेस बात कीजिए। गिव रिएश्योरेंस टू द पेशेंट एंड केयर गिवर्स, रिमेंबर burden for the family members is very high. Sometimes patient party or the family members or the caregivers they become burn out, उनका जितना भी एनर्जी है सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को लिए आपको बोलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको देखना होगा। फंक्शनल कैपेसिटी कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, इस चीज़ को देखना होगा। एनकरेज डेली एक्सरसाइज, एंश्योर सेफ्टी एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड caregiver educations about the patient condition, why patient is doing like that. Now delirium के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि केयर ऑलमोस्ट सेम ही है। डेलीरियम में भी क्या होता है, डेलीरियम में एक्यूट कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, मतलब डिमेंशिया में क्या होता है धीरे धीरे होता था, लेकिन डेलीरियम में फटक से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी ठीक भी हो जाएगा, नहीं तो जल्दी मर भी जाएगा, क्योंकि डेलीरियम में 10 to 20% पेशेंट मरता है अगर सही से इलाज नहीं किया जाता है। तो डेफिनेटली डेलीरियम जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन है, आपको बहुत एक्टिवली काम करना होगा। रीजंस क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कोहल विड्रॉल होता है। एल्कोहल विड्रॉल में पेशेंट डेलीरियम में जा सकता है। मेडिकल कॉजेस हो सकता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट जो CBA वगैरह हो सकता है, विटामिन B1 का डिफिशिएंसी स्पेशली इन
अल्कोहल यूजर्स, विटामिन B12 या विटामिन B1 जो थायमिन है इसमें गड़बड़ी होगा, ड्रग्स है, अल्कोहल है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन है, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, ये सब अगर है तो आपको डिमेंशिया होने के चांसेस, डिलीरियम डेवलप होने के चांसेस है, इसीलिए इसको आपको बहुत ध्यान से रखना होगा। नाउ डिलीरियम में कोई पेशेंट बहुत एक्टिव होगा, बहुत अलर्ट होगा, बहुत हाइपर एक्टिव होगा और एजिटेटेड होगा, गुस्सा करेगा, उल्टा सीधा बात करेगा, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्टिव डिलीरियम। रिमेंबर, हाइपर एक्टिव डिलीरियम इज बेटर देन द हाइपोएक्टिव वेयर पेशेंट इज टोटली साइलेंट। ये पेशेंट बहुत डेंजरस होता है, बहुत सीरियस होता है, कभी भी टपका सकते हैं। तो डेफिनेटली हाइपोएक्टिव डिलीरियम्स आर मोर सीरियस देन द हाइपर एक्टिव, समटाइम्स दे कैन बी मिक्स्ड ऑल्सो। नाउ नर्सिंग केयर, अगर हम बोलेंगे कि नर्सिंग केयर आपको कैसे करना है, तो नर्सिंग केयर इज ऑलमोस्ट सेम लाइक डिमेंशिया ओनली. Dementia is a prolonged cases, so you need to be more cautious. But in delirium, you need active participation. You need very fast care because in delirium patient hydration, vitals and nutrition, these are very very important. So you need to take care of this, all this. Okay, you need to train the patient attendant also, the patient caregiver also, how to handle this critical situation, because after 3 to 4 days or 5 days the patient will come out from the delirium if proper treatment and adequate nursing care given by the medical staff. So definitely these are the important condition in mental health. We'll talk about personality disorder, we'll talk about other disorder in a small clip or small video so that you can understand it better. Thank you so much.